जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एसएससी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं मुबीन रजा। आप लोग देख रहे थे क्या है कि मॉडर्न इतिहास में देख लिए थे आप कि 3 चरणों में बटी हुई थी राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण देख लिए थे कि अधिनरमवादी, उसके बाद द्वितीय चरण देख लिए उग्रवादी। अब तृतीय चरण देखेंगे, जो तृतीय चरण 1917 से 1947 ईस्वी तक के क्या है, गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी की नेतृत्व हो जाती है। तो यही गांधी जी अब यहाँ पे आएंगे और अब स्वतंत्रता आंदोलन क्या हो जाएगी, एक चरम मोड़ पे चले जाएगी। जो देखे थे क्या कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद क्या हुआ था कि छोटे छोटे दल का गठन होने लगा था, और वही छोटे छोटे पार्टियों के गठन के बाद क्या हुआ था कि एक कांग्रेस की गठन हुई 1885 ईस्वी में। तो अब इसी में आगे आप लोग देखिएगा कि क्या है कि अब लास्ट चरण में कि स्वतंत्रता के में कि अब क्या घटनाएं घटित हुई और किस तरह से गांधी युग में गांधी जी एक आए और बहुत बड़े लेवल पर एक मास लीडर बन के उभरे और पूरे भारत को एकत्रित करके क्या हुआ कि लास्ट में स्वतंत्रता दिलाएं। अब यही वाला में देखिएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों के भी योगदान थी। तो कौन कौन सा आंदोलन जो चला सो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, गांधी युग में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप इसको पूरा विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे सभी आंदोलन के बारे में। तो यही आप क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सभी भी आए हैं, इसमें हर एक एग्जाम में से आपको क्या होगा कि गांधी युग से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आज देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए गांधी युग, तो गांधी युग में सबसे पहला बात हम पढ़ेंगे कि परिचय में पढ़ेंगे कि क्या है। तो परिचय में देख लीजिएगा गांधी जी का जन्म कब हुआ। ये नॉर्मल है, आप लोग स्कूल से सीखे होंगे कि गांधी जी का जन्म क्या हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और गांधी जी के जैसे कि अब पिता के नाम क्या थे, तो मोहनदास करमचंद गांधी। अब इसके जैसे कि माता के नाम क्या था, पुतली बाई। अब उनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ये जो उनका परिचय था कि वो कहाँ पढ़े, कहाँ के दीवान थे, उसके बाद कहाँ चले गए पढ़ने के लिए लंदन, उसके बाद वहाँ से आए, फिर दक्षिण अफ्रीका की ओर रुख किए। अब ये सब क्या है, परिचय में पूरा उनका परिचय देखेंगे। उसके बाद था आपका गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका। तो अब क्या था कि 1889 ईस्वी में वो चले जाते हैं लॉ की डिग्री के लिए क्या, लंदन से पढ़ करके 1891 ईस्वी में यहाँ आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला जी के लिए क्या चले जाते हैं, उसके केस के लिए दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका जैसे ही जाते हैं तो गांधी जी का सत्याग्रह सबसे पहली बार क्या था, सत्य के लिए आग्रह कहाँ होती है, दक्षिण अफ्रीका से ही चालू हो जाती है। और दक्षिण अफ्रीका में एक कांड होती है, कौन सी कांड, रेल कांड। जिस रेल कांड में दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है कि गांधी जी का क्या होता है कि फर्स्ट श्रेणी का उनका टिकट रहता है, लेकिन उनको थर्ड श्रेणी में जाने के लिए कहते रहते हैं। अब गांधी जी इनको नहीं मानने के बाद गांधी जी को क्या होता है कि चलती ट्रेन से उतार दिया जाता है या तो फेंक दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब गांधी जी वहां से जो रंग क्या है, काले और गोरे का भेद रहता है, उसी को मिटाने के लिए गांधी जी एक प्रण लेते हैं। अब बाद में वही होता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका और भारत से भी क्या करते हैं, अंग्रेजी शासन को खत्म कर देते। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, जो हुआ आश्रम सब स्थापना किए से दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आप पढ़िएगा कि गांधी जी जैसे ही भारत में वापस लौटते हैं, कब, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और गांधी जी को भारत में क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। जैसे ही 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आते हैं, यहाँ आने के बाद वो मिलते हैं क्या, कांग्रेस में मुख्य रूप से उस समय नेतृत्व करता रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो अब उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं, तो वो ही कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या है, भारत को जानने के लिए भारत का परिवेश में पहले घूमिए 1 साल और लोगों से बातें करिए, तब आपको समझ में आएगा कि भारत की लोग और भारत की सोच क्या है। तो वही गांधी जी क्या करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। और वही जैसे ही यहाँ आते हैं तो सबसे पहले जैसे ही भारत आए तो क्या हुआ, तो केक कटता है। केक क्या होगा कि गांधी जी जैसे ही आए तो CAK क्या है, केक। तो केक का मतलब क्या हो गया कि गांधी जी सबसे पहले बार चंपारण सत्याग्रह, मतलब क्या है कि सी से चंपारण 1917 ईस्वी में आते हैं। अभी देखेंगे पूरा, इस सब को विस्तार पूर्वक पढ़ते चलेंगे आगे टॉपिक को। 1917 ईस्वी में आते हैं, क्या है कि जैसे ही गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, इसमें क्या था कि चंपारण बिहार की ही भूमि से आपका क्या हुआ है, सबसे पहले गांधी जी ये आंदोलन चालू करते, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन था क्या था, राजकुमार शुक्ल जी के नेतृत्व क्या है आमंत्रण से क्या होता है कि गांधी जी
चंपारण आते हैं और चंपारण में क्या था, नील कठिया प्रणाली, मतलब क्या होता है, 3 कठिया प्रणाली रहती है कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 बटा कितना 20, प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो उपजाऊ भूमि है उस उपजाऊ भूमि में क्या करना था, अनिवार्य था 3 कट्ठा। तो अब क्या होती थी कि जो नील की खेती होती थी तो नील की जड़ें बहुत बड़ी बड़ी होती है और वो जड़ें क्या होता है कि नीचे भूमि जाने के बाद उसकी उर्वरता को कम कर देता है। उसके बाद हुआ था कि जर्मनी में नील की क्या होता है, रासायनिक रूप से नील बनाने के लिए नील की इजाद की जाने लगी थी। अब जिसके कारण क्या हुआ था कि भारत में मांगे कम हो गई, तो अंग्रेज द्वारा क्या किया गया कि इससे ज़्यादा लगान उछलने के लिए, मुनाफा के लिए क्या हुआ कि इस पे कर ज़्यादा लगा दिया गया था। इसी के विरोध में क्या हुए थे कि गांधी जी यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह किए और उसके बाद सफल हो गए। उसके बाद सेकेंड था ए से केक काटे, तो ए से अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मिल मजदूरों के लिए क्या हुआ था, पहला बार भूख हड़ताल की गई थी। उसमें जो लगाने थी उसके लिए। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ। खेरा सत्याग्रह का था 1918 ईस्वी में, यही देखेंगे पूरा। उसके बाद आप जैसे ही आ गया तो क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 1900 कितना ईस्वी, 18 ईस्वी तक के। तो आपका 1914 से 1918 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध चला। तो गांधी जी आए थे 1915 ईस्वी तक। गांधी जी क्या किए, सहयोग किए किनको, अंग्रेजों को, जिससे क्या हो सके, गांधी जी को लगे अगर उसको सहयोग हम करते हैं तो हमारा अधिकार क्या होगी, मतलब कि अंग्रेज हमारे प्रति उदारता दिखाएंगे और हमारे अधिकार देंगे। अब यही उसका विपरीत हो गया, क्योंकि इससे पहले बहुत सारा आंदोलन चल रहा था। अब इसी को दबाने के लिए क्या कर दिया गया, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून आ गए। रॉलेट एक्ट कानून क्या था, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के किसी को भी संदेह के अनुसार क्या कर लेना, किसी को संदेह के रूप में उसको गिरफ्तार कर सकते। अब इसी के रूप में क्या हो गया कि आगे रॉलेट एक्ट में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गई 1919 ईस्वी को, कि यही रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ था कि लोग इकट्ठा थे अमृतसर जलियांवाला बाग में। और उसी समय क्या है, जनरल डायर आए और कहें क्या है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, और मार्शल लॉ में क्या है, हमारा क्या किया है, ये लोग विरोध किए हैं, इसी के रूप अंधाधुंध गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। और उसमें क्या होता है कि बहुत लगभग 379 ऐसे कहा जाता है कि 1000 भारतीय कहते हैं कि 1000 के ऊपर लोगों की जान गई थी, लेकिन उसमें पत्रिका में 379 के करीब लगभग कह रहा है कि जाने गई। इतने लोग 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको नरसंहार कहा गया। अब आगे इसी के खिलाफ आगे चल गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी में चली, तो इसमें क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद तुर्की में खलीफा के पद होता था। पैगंबर के बाद क्या हुआ था, मुस्लिम संप्रदाय को प्रचार प्रसार करने के लिए क्या था, खलीफा सबसे ऊपर के पद होती थी। तो वही खलीफा के पद को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो इसीलिए भारतीय मुस्लिम क्या करने लगे, ब्रिटेन का विरोध करना चालू कर दिए। अब यही खलीफा के पद के लिए क्या देखे गांधी जी, जैसे कि क्या है कि अगर हम भी क्या कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं। इस समय मुस्लिम क्या है, देखे थे कि 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो क्या हुआ था कि मुस्लिम और अन्य संप्रदाय में जो था क्या हो गया था, विवाद उत्पन्न हो गई थी। कहा कि ये सही समय है कि हम क्या कर सके, एकत्रित कर सके से। गांधी जी का ये सुनहरा मौका है। इसीलिए गांधी जी क्या किए, खिलाफत आंदोलन के शुरू में तो इनका नेतृत्व करता दूसरे रहते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी के हाथों में चली आती है खिलाफत आंदोलन। और यही खिलाफत आंदोलन में क्या होता है, 1924 ईस्वी में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के शासक बनते हैं, राजा शासक जैसे ही बनते, उसके बाद वो खलीफा के पद को समाप्त कर देते हैं। अब यही जैसे खिलाफत हुआ, वही उसी तरह हुआ असहयोग आंदोलन। कब चालू हो गया, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में क्या
था कि इसमें गांधी जी के नेतृत्व में ये चालू है। इसमें था क्या है कि जो भी अति बाहरी वस्तुएं है या ब्रिटेन की वस्तु हो उसको अति क्या करना, बहिष्कार करना। अदेशीय वस्तु का मतलब असहयोग, मतलब कि हम किसी रूप में या तो कर्मचारी हो या तो जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्कूल में हो सो या कॉलेज में हो या कोई क्या हो कि सरकारी पद में हो या सरकार के कार्य कर रहे हो, वो सबको क्या करना था, असहयोग। मतलब कि क्या, हम अंग्रेज को सहयोग नहीं करते हैं। यही सबसे पहला जन आंदोलन, सबसे गांधी जी की सबसे बड़ी आंदोलन चालू हुआ, कौन सा, असहयोग आंदोलन। उसके बाद हो गया चौरा चौरी हत्याकांड। तो चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, तो ये चौरी चौरी हत्याकांड हो गया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 1922 ईस्वी को क्या हुआ था कि जैसे ही ये असहयोग आंदोलन के चल रहे थे तो चौरी चौरा गोरखपुर में जैसे ही क्या हुआ कि जो आंदोलनकारी पहुंचे तो वहां पे एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी, मतलब 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था, उस थाना में आग लगा दी गई थी और जिंदा जला दिया गया था। इसी के रूप में गांधी जी कहे क्या है कि हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, क्या है, हम अहिंसावादी। गांधी जी को समझ में आ गया कि जैसे ही आगे आंदोलन बहुत क्या हो गया, उग्र हो गया है, और जैसे ही इसको लगातार जारी रखा जाए तो ये क्या होगा, भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में उग्र हो जाएगा। तो उग्र मतलब आंदोलन, गांधी जी इतना दिन तक आंदोलन चलाते रहे कि वह सत्याग्रह और अहिंसा, मतलब कि हम अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं भूख हड़ताल करके या अनशन पे, तो क्या होगा, बाहरी जो भी शासन प्रणाली है वो हम पे ज्यादा दबाव बना नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसको कुछ कर नहीं रहे। और जैसे ही हिंसा भड़कने के कारण होता है कि कोई भी सत्याग्रह को बहुत जल्दी ही दबा दिया जाता था। तो अब जैसे ही यहां से एक दिन भी ज्यादा अगर गांधी जी रखते, कहते कि नहीं चलिए एक दिन और रह जाइए, 2 दिन और रह जाइए, गांधी जी बोले कि नहीं हम एक दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जान रहे थे कि अगर डायरेक्ट उस समय आह्वान नहीं करते गांधी जी कि हमको इसको बंद करना है, तुरंत गांधी जी को उठाकर अंदर क्या होता था कि जैसे औरों को फांसी की सजा होती थी वैसा सजा होता। लेकिन गांधी जी कहे कि हमको इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, हम तो क्या है, क्या कर रहे हैं, अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या करें, हिंसा का तो हम समर्थन करते ही नहीं है। अब इसीलिए आगे चलकर गांधी जी को 6 वर्षों के लिए सजा भी होती है, लेकिन बाद में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उनको बाहर निकल जाते हैं 2 वर्षों में। अब यही था कि अब इसी से नाखुश को इतना जन आंदोलन पूरा भड़क गया असहयोग कि सब क्या किए कि जो दूसरे नेताएं थे वो बोले उसके समर्थन में नहीं थे कि नहीं इसको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी नहीं माने, बंद कर दिए। तो वही अब स्वराज पार्टी का गठन हो जाएगा 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कौन सा, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, कौन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी क्या कर दिए, अति स्वराज पार्टी का गठन कर दिए। इनका क्या कार्य था कि 1919 ईस्वी का आया था ना कि अब क्या है कि मंत्रिमंडल जो भी प्रांतीय चुनाव होगा उसमें कौन भाग ले सकते हैं, भारतीय भी भाग ले सकते हैं, पीछे पढ़े होंगे 1919 ईस्वी में। तो वही कहा कि हमको क्या जाना है कि उसमें अंदर जा करके स्वराज पार्टी के तहत हमको विधान में क्या, विधान परिषद में जा करके हमको क्या करना है कि खुद को क्या, उसको अंदर से हस्तक्षेप करनी है। अब इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन हो गया। उसके बाद गांधी दास पैक्ट हुआ, गांधी और चित्तरंजन दास के साथ समझौताएं हुई। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 से 28 में आ गया। तो साइमन कमीशन था क्या, तो साइमन कमीशन 1927 से 28 में आने का कारण था कि प्रत्येक 10 वर्षों पे क्या करते थे कि अंग्रेज जांच करने के लिए एक कमेटी की गठन की जाती थी और एक्ट आता था, जैसे कि 1919 ईस्वी का आया, उसके बाद 1909 ईस्वी, 1919 ईस्वी, तो अब आगे आएगा 1900, आगे 10 वर्षों के बाद प्रत्येक 10 वर्षों पे होती थी। तो 10 वर्षों पे गठन होता था। तो यही इससे पहले 1927 ईस्वी में क्या आया, 28 में साइमन कमीशन जांच करने के लिए कि जो पिछला वाला अधिनियम बन के आया है वो अधिनियम क्या सही से भारत में कार्य कर रही है, लेकिन इसमें यहाँ विरोध चालू हो गया। विरोध चालू होने का कारण क्या था, तो विरोध चालू होने का कारण ये था कि जो यहाँ पे आए हैं वो सातों क्या है, श्वेत है, मतलब अंग्रेजी है।
तो जो इससे पहले जलियांवाला बाग हो गया, रौलट एक्ट कानून हो गए, तो इसके जो भी वो जांच में लिखेंगे तो श्वेत क्या करेंगे, ब्रिटेन के ही अनुसार लिखेंगे। तो इसीलिए कहेंगे नहीं, इसमें भारतीयों को भी शामिल होना चाहिए, इसीलिए भारतीयों को विरोध कर दिए, जिसमें लाला लाजपत राय क्या होते हैं, लाला लाजपत राय को अति डंडे से प्रहार होती है माथे पर, और उसी बीमारी के कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाता है। सो यही था क्या है, यही आपका था कौन सा, साइमन कमीशन 1927-28। अब जैसे ही साइमन कमीशन खत्म होती है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट में क्या होता है कि इससे मांगे रखी जाती है। नेहरू रिपोर्ट जैसे ही आता है, अंग्रेज के खिलाफ क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट में प्रस्ताव रखी जाती है, जिसको नहीं मानने के कारण देखिएगा कि आगे क्या हो जाएगा कि नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांगे रखी जाएगी। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए रावी नदी के तट पर जाकर के झंडा फहराया जाता है। सो उसके बाद है कि देखेंगे मुस्लिम तथा हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, अब दोनों के विरुद्ध जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग। अब जितना अलग, अब क्या हो जाती है, सांप्रदायिकता विवाद उत्पन्न होने लगता है, जिन्ना अलग अपना मांगे रखने लगता है। सो अब नेक्स्ट आगे देखेंगे तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, यही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांगे रखी जाती है। उससे पहले रहता है डोमिनियन स्टेटस, तक कहता है कि अब डोमिनियन नहीं, हम पूर्ण स्वराज्य। यही हर एक बार 26 जनवरी क्या होता है कि प्रत्येक इसी लाहौर अधिवेशन के बाद कि रात क्या होता है, रावी नदी के तट पर झंडा फहराई जाती है, और उस साल से हर एक वर्ष क्या होते हैं, 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर देते। उसके बाद गांधी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगे 31 जनवरी 1930 ईस्वी को। तब यहीं पे गांधी जी क्या करते हैं कि 11 सूत्री मांगे रखते हैं कि अब उसमें कि जो कैदी बंद है उसके लिए क्या है कि उसके सुरक्षा और इसके लिए लिखते हैं गवर्नर को। लेकिन यही पे विवाद होता है कि इस समय क्या होते हैं, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु क्या होता है को अंदर रहते हैं, जिनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। तो यहीं पे विवाद आ जाता है। सुबह क्या है, भगत सिंह और इनके कि गांधी जी के द्वारा क्या हुआ, भगत सिंह की मांगे नहीं की गई थी इसमें, और क्या हुआ था कि गांधी जी मान लिए भगत सिंह को फांसी हो गई थी। तो ये एक अलग विवाद है दोनों में कि गांधी जी मांग किए थे, ये दोनों व्यक्तित्व है, ये आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि क्या हुआ था। सो अब यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक के, तो इसमें 2 टर्म में चलता है। सविनय अवज्ञा मतलब सामान्य आवेगा आंदोलन होता है। ये पहली ऐसी आंदोलन होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन कि इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं भाग लेती है। सो अब उसके बाद देखिएगा कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में होगा, एक 1930 से 32, 31 से 32 और एक 32 से हो जाता है 34, एक आपका 32 से 34 होता है। तो ये होने के कारण क्या था 2 चरणों में, तो एक तो 1929 ईस्वी में क्या हो जाता है कि जैसे ही दांडी मार्च प्रारंभ हो जाता है। अब दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के क्या होता है कि जैसे ही दांडी मार्च में क्या था कि वो गांधी जी के द्वारा क्या करते हैं कि जैसे ही 11 सूत्री मांगे जो रखी जाती है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या है गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी, उससे पहले 1929 ईस्वी में तो दांडी मार्च क्या होता है कि 12 मार्च से प्रारंभ होता है 78 व्यक्तियों के साथ, और इसमें क्या कितना दूर रखते हैं 241 मील दूर, मतलब कि तुरंत जाकर के तुरंत समुद्र किनारे आह्वान करेंगे तो तुरंत बना लिए, कोई असर पड़ेगा। लेकिन लंबा समय तक के जैसे चलता है तो इससे क्या होती है, सरकार को इफेक्ट होता है। तो ब्रिटेन में ये होने लगा कि हो क्या रहा है, जिससे क्या हो पूरा भारत को सूचना मिल सके। गांधी जी यात्रा चालू करते हैं और समुद्र किनारे पहुंच करके जो टैक्स कर लगाया रहता है नमक कर, वो क्या होता है समुद्र मतलब समुद्र में जैसे ही पानी को निकाल करके वाष्पित किया जाता है, तो नमक बनाने की प्रक्रिया है, तो जैसे ही वाष्पन की क्रिया से क्या हो जाएगी पानी ऊपर निकल जाएगी और क्या होता है नीचे जो नमक होती है वो नीचे हो जाते हैं। तो वही क्या करते हैं कि इसका विरोध करते हैं ब्रिटेन का और क्या करते हैं नमक बनाना कहा कि हम कर नहीं देंगे। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और ये खत्म होता है दांडी यात्रा, वहीं से चालू हो जाता, दांडी मार्च खत्म होता है और वहीं से चालू हो जाता है कौन सा 1930 में सविनय अवज्ञा
आंदोलन। तो 2 चरण में होने का क्या कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना बढ़ जाती है कि अब एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, एक 1930, एक 1931 और तीसरा 1932। तो इसी में गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि इससे बात करने के लिए, इसीलिए क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दी जाती है सो, और फिर सेकेंड बार चालू की जाती है सो। तो प्रथम वाला में गांधी जी क्या रहता है कि यहाँ तक सविनय अवज्ञा चलाते रहते हैं, लेकिन दूसरा बार वाला जो होता है 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें गांधी जी जाते हैं। गांधी जी जाने, गोलमेज सम्मेलन क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब एक गोलमेज है। क्या है ये, एक गोलमेज है और इस गोलमेज पे व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्या है, ये व्यक्ति एक दूसरे को बैठे हुए हैं, यही होता है आपका गोलमेज सम्मेलन। समझ गए। अब यही इसी को कहा गया गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि यही है आपका गोलमेज सम्मेलन। अब जैसे ही यहाँ पे गांधी जी सेकेंड बार में जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी बातें नहीं मानते। अब नेतृत्व करता थे, इसमें सभी को पार्टी को बुलाया जाता है भारत से कि किनकी क्या क्या मांगे हैं सो। तो अब जैसे ही क्या क्या मांगे हैं, तो वही यहाँ पे अंबेडकर जी भी जाते हैं। तो अंबेडकर जी क्या जाते हैं, अंबेडकर जी जैसे ही जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, तो वो मुख्य रूप से किनकी मांगे करते रहते, दलित की मांगे। उनका नेतृत्व करता ही था दलित, क्योंकि उनके साथ इतने अत्याचार होते रहते उनके समुदाय के साथ। तो वहाँ पे दलित के बाद क्या होता है कि पृथक निर्वाचन की वो मांग रखते हैं अंबेडकर जी, कि वह जहां पे क्या है दलित समुदाय हैं, वो क्या हो जाएगा कि वहां पे वही लोग खड़े होंगे और वही लोग उनको चुनेंगे। क्या कि कहते हैं कि क्या है कि जो वो आप पृथक निर्वाचन की मांगे कर रहे हैं अंबेडकर जी, तो जो वो दलित है वो क्या है, हिंदू का ही समुदाय का भाग है। अगर इसको पृथक दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यही इसको विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। तो वही क्या होता है कि गांधी जी वापस चले आते हैं उसको इसके बाद क्या हो जाता है, द्वितीय गोल में क्या होता है, सेकेंड आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है, जो 1932 से 34 ईस्वी तक के होती है। और अंबेडकर जी को क्या होता है कि दे दिया जाता है। उसके आगे पूरा विवाद को समझेंगे कि बाद में फिर इसको खत्म कर दी जाती है सो। अब नेक्स्ट देखिएगा कि क्या पढ़ना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देख ली, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अब गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको कहा जाता है दिल्ली समझौता। और गांधी और इरविन के बीच में क्या हो जाती है, समझौता होती है सो। उसके बाद देखेंगे गांधी, उसके बाद पूना पैक्ट होता है 1932 ईस्वी। तो पूना पैक्ट किसके बीच होता है, तो अंबेडकर जी के बीच और गांधी जी के बीच। क्या होता है कि अब यहाँ पे अंबेडकर चले जाते हैं अनशन पे कि नहीं, पृथक निर्वाचन नहीं होनी चाहिए या दलितों के लिए। तो वही अंबेडकर जी क्या होते हैं कि इनसे मिलते हैं। तो मिलने के बाद कहता है कि चलिए आपको सीटें हम बढ़ा के दे दिए, मतलब कि सीट को आपको बढ़ा दिए, आरक्षित सीट होगा, आप खड़े होइएगा, दलितों का आरक्षित सीट दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे मत क्या देंगे, सभी मत देंगे। यही हो जाता है प्रारंभ। उसके बाद आ गया यहाँ पे गांधी और हरिजन क्या उत्थान के लिए बात है। उसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी का चालू हो जाता है प्रारंभ। उसके बाद प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडलों का गठन 1937 ईस्वी। तो जानते हैं कि 1935 ईस्वी में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम आता है और उस भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है कि चुनाव कराई जाती है, प्रांतीय चुनाव। तो वही प्रांतीय चुनाव में देखेंगे उसके बाद है कांग्रेस के त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी। तो त्रिपुरी संकट होता है क्या, तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए लड़ते रहते हैं और गांधी जी क्या होते हैं, दूसरे के लिए समर्थन करते रहते हैं। तो यही यहाँ पे विवाद हो जाता है, गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को समर्थन नहीं करते रहते हैं, लेकिन गांधी जी के विरोध क्या हो जाते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन जाते हैं, ये त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस जी। यही सुभाष चंद्र बोस जी क्या करेंगे, बाद में इसको त्याग कर देंगे कि अगर गांधी जी नहीं सहमत है तो हम इसको क्या करेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं ग्रहण करेंगे। यही यहाँ से वो बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद जर्मनी को रुख करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद क्या होते हैं कि 1943 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते। तो वो बाहरी देखेंगे कि बाहर से अब वो एक सेना संगठन करेंगे, किससे लड़ने के लिए, सिपाही किससे, तो ब्रिटेन से। सो इसको पढ़ेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, यही पढ़ना है इसमें कांग्रेस की त्रिपुरी संकट। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का प्रारंभ हो जाता है। और अब अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में ही जिन्ना द्वारा कहा जाता है कि नहीं, अब हम इस देश में नहीं रहेंगे, अब हमको अलग क्या चाहिए, पाकिस्तान की मांगे
करते हैं। अब यहीं से विभाजन का रोपण जो 1909 ईस्वी का पार्लियामेंट सुधार था, अब वही पृथक निर्वाचन मुस्लिम के लिए अब यहीं पे क्या हो जाएगी, अलग पाकिस्तान की मांगे रखनी रह जाएगी। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में चालू होता है। क्रिप्स प्रस्ताव आता है 1942 ईस्वी में। तो क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार देखे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 ईस्वी में, और द्वितीय विश्व युद्ध आप देखिएगा 1939 से 1945 ईस्वी। तो 1939 से 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि अब फिर से क्या कह रहे हैं अंग्रेज, क्या कि अंग्रेजी क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय को सिपाही में भर्ती करके उसको लड़ने भेजने देना। लेकिन अब इस समय समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन सा कि अगर आप फर्स्ट वार वाला में हम समर्थन किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो आप क्या किए कि हमारे लिए रॉलेट एक्ट ला दिए। हम सोचे थे कि उदारतापन दिखाएंगे। अब फिर से हम स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, तो कहा कि हम क्यों समर्थन करें, हम तो खुद ही गुलाम है। और जब हम खुद ही गुलाम है तो दूसरा का समर्थन क्या। तो कहा कि चलिए क्रिप्स प्रस्ताव आया। तो क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, तो यही कहा क्रिप्स प्रस्ताव के चलिए हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि गवर्नर के ही अधीन, मतलब गवर्नर सर्वप्रमुख होगा और यहाँ आप ही सरकार बनाइएगा, लेकिन लास्ट पावर जो होगा वीटो पावर किसकी हो जाएगी, गवर्नर का या वायसराय का हो जाएगा। तो यहीं पे ये कहा कि नहीं, तो अब वो कहें कि नहीं हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। अब यहीं पे यहाँ तो यही था क्रिप्स प्रस्ताव। उसके बाद देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट 1942 ईस्वी में गांधी जी नारा देते करो या मरो। अब जो गांधी जी क्या होते थे कि अहिंसा समर्थन में रहते हैं, सो अब यही क्या थे कि कहते कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, अहिंसावादी है। तो अब गांधी जी यहीं पे क्या कहते हैं कि विचारधारा नीति परिस्थिति के देख करके आपको नीति परिवर्तन। तो जो गांधी जी का व्यक्तित्व था, यहाँ पे नीति परिवर्तन हो गई कि जो अहिंसा का समर्थन नहीं करके 1920 ईस्वी में क्या हुए थे कि जब कांड हो गई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी की चौरी चौरा, बापू ने कहा कि नहीं हम हिंसा का समर्थन, क्योंकि उस समय कमजोर थे हम लोग। जैसे पहला बार उतना बड़ा आंदोलन हुआ था तो तुरंत ब्रिटेन क्या करता कि उस यहाँ के जो भी नेताएं थे स्वतंत्रता सेनानी, उसको फांसी की सजा दी जाती थी। वहां पे तुरंत इनके दूरदृष्टिवान थे गांधी जी यहाँ पे जैसे ही आए कहे कि अब 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार चला, हमारी शक्ति मजबूत हो गई, बाहर से भी सुभाष चंद्र बोस जी क्या एक सेना गठन कर लिए हैं। अब कहा कि नहीं भारत छोड़ो आंदोलन। अब इस समय में भी चारों तरफ पार्टी कार्यालय जल रहा है, चारों तरफ हिंसाएं हो रही है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में गांधी जी करो या मरो, अब हम स्वतंत्रता लेकर ही रहेंगे या मरते, यही कहता है नीति परिवर्तन। अब आ जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। उसके बाद गांधी का निर्देश विभिन्न वर्गों के लिए समांतर सरकार की स्थापना कर ली जाएगी। आंदोलन में आम जन की भागीदारी, मतलब आम लोग अब सब इसमें भागीदार हो जाएंगे। उसके बाद आंदोलन की प्रतिक्रिया देखेंगे कि यदि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या प्रतिक्रिया हुआ, कैसे ये आगे बढ़ गए। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी, वही आज़ाद हिंद फौज क्या करते हैं, बाहर जाकर के सुभाष चंद्र जी आज़ादी के लिए एक सेना जो क्या होते हैं कि यहाँ से लड़ने के लिए ब्रिटेन गया रहता है विश्व युद्ध में, तो उसको पकड़ कर क्या होता है कि जर्मनी के द्वारा उसको रखा रहता है। जर्मनी के द्वारा क्या होता है, जर्मनी हिटलर, तो उसको जो यहाँ की सिपाही रहती है वहाँ पे उसको बंदी बनाए रहता है, क्योंकि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गया रहता है। तो वही यहाँ पे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और पूरा हिटलर से बातें करते हैं कि हिटलर कहता है सभी को एक तीर्थ। हिटलर कहा कह रहे तो हमको दुश्मन है, हम तुमको कैसे दे एक तीर्थ करके। तो कहा कि नहीं इसको हम उपयोग करेंगे, जो ये आप पे आया था लड़ने के लिए, इसी सेना को हम क्या करेंगे ब्रिटेन के खिलाफ तैयार करेंगे। ब्रिटेन आपका दुश्मन है और हम ब्रिटेन से अपने आंदोलन के लिए लड़ें। तो वही हिटलर को क्या समझा देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और वहीं पे वो जो सिपाही रहते हैं उसको आजाद, फिर वही वो नारा देते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और वही सेना तैयार करते। इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आगे पूरा यूनिट को। वो यही था क्या आज़ाद हिंद फौज की, उसके वह सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद CR फार्मूला और राजा जी फार्मूला 1944, लाल किला मुकदमा 1945 में हुआ। यही था आपका लास्ट 1947, 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिल जाएगी। और 30 जनवरी कितना, तो 30 जनवरी
1948 ईस्वी को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? नाथूराम गॉडसे के द्वारा। तो अब यही गांधी जो अहिंसावादी दूरदृष्टिवान, देखे कितना व्यक्तित्व आगे पूरा पढ़ाएंगे। उस व्यक्ति को क्या है जो दीवान है, गांधी जी दीवान परिवार के हैं, बैरिस्टर की पढ़ाई की हुई है लंदन से। उसके बाद उनके शौक पूरा दम आराम से जीवन जीते, लेकिन उनको पूरा वस्त्र त्याग करके आम जनताओं के लिए, समाज के लिए लड़े, अब पूरी स्वतंत्रता के लिए उसको मृत्यु दे दिया जाता है। और कैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि नाथूराम गॉडसे सही है? एक भी किताब में आप बता दीजिए कि नाथूराम गॉडसे के बारे में लिखा हुआ है कि नाथूराम गॉडसे ने कोई क्रांति किया होगा, समाज कार्य किए होंगे, समाज कार्य किया होगा। जो आदमी मृत्यु डायरेक्ट जान से मार दे रहा है उसको आदमी समर्थन कहाँ से समर्थन? कैसे वो अच्छा हो जाएगा जो करने वाला आदमी कह रहा है कि नाथूराम गॉडसे सही है? नाथूराम गॉडसे गांधी जी खराब है। तो कभी भी नहीं। क्या है कि जो इनको इसको क्या होता है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मृत्यु गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वही ये इतना देख लिए गांधी युग में आपको पूरा। अब उसके बाद अन्य आंदोलन देख लेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अब अन्य जो गांधी से नहीं, लेकिन इसी पीरियड में अलग भी कम्युनिस्ट कहते थे ना कि और आंदोलन चल रहा था, तो वही पीरियड में ये सब भी चला था। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 23 ईस्वी में। उसके बाद कानपुर चलता है षड्यंत्र 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद काकोरी कांड जो हो जाता है 1925 ईस्वी में। उसके बाद सॉन्डर्स की हत्या 1928 ईस्वी में। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड होता है 1929 ईस्वी में। यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव कांड बम कांड के लिए 1931 ईस्वी के लिए क्या होता है, भगत सिंह को फांसी की सजा मिलती है। सो उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद है कि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी। उसके बाद चटगांव शस्त्रागार कांड चलता है। तो अब जो ये अन्य वाला हो गया, लाहौर षड्यंत्र हो या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड हो, इस सब के अब ये अन्य आंदोलन उसी समय चल रहा था। तो आप पूरा देख ली गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी से लेकर के 30 जनवरी 1948 ईस्वी तक के। तो आप अब इसका पूरा व्यक्तित्व को देखेंगे कि गांधी का व्यक्तित्व क्या, आपकी सोच, आप प्रोस्पेक्टस पूरी बदल जाएगी कि गांधी क्या है, गांधी युग क्यों कहा जाता है। इस युग को पूरा 1917 से क्या है कि 1947 का युग ही कहा जाता है कि ये गांधी युग थी, कि गांधी पे पूरा भारत पे उनका क्या था, मास कंट्रोल, और पूरे इसके नेतृत्व करता ये थे। तो अब इसको पूरा आंदोलन को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या था चंपारण, क्या अहमदाबाद, खेरा, सत्ता, रौलटेक, जलियांवाला बाग, खिलाफत, असहयोग, चौरी चौरा, स्वराज, गांधी पैक्ट, अन्य राजनीतिक, साइमन कमीशन, नेहरू, मुस्लिम तथा हिंदू। अब इस संक्षेप में हम आपको बता दिए हैं। आगे आपका पूरा इस नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा तो अब सीरीज बाय पूरा लेके चलेंगे, एक टॉपिक बाय टॉपिक पूरा सभी को अलग अलग पूरा पढ़ाएंगे। अगर क्या करें कि आप इसको पूरा पढ़ने के लिए एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या हो सके कि आपकी नोटिफिकेशन सूचना मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या हो कि और भी व्यक्ति लाभ उठा सके। और ये पूरा जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी 7 फेज शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हो गया, एसआई दरोगा हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जिस भी पेपर में दे रही है पूरा आंदोलन से पूरा क्वेश्चन आता है। अब इसके लिए पूरा आंदोलन इससे एकदम इम्पोर्टेंट। अब पूरा आपको जैसे ही ये आंदोलन शॉर्ट एक समरी में पढ़ा दिए, अब इसको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसको कहीं से आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आप इसका क्या कर ले कि वीडियो इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले और नोट्स बना ले। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पूरा को समरी कर लीजिएगा कि इसको सीरीज बाय सीरीज पूरा पढ़ते चलेंगे। जय हिंद दोस्तों।